ठीक है, तो अब हम इसका सिनेरियो पढ़ते हैं। मरमर मैंने आपको बता दिया, इसमें आपने कंटिन्यूस मशीनरी मरमर होता है वो याद रखना है, उससे आपको पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा। ये पूरा सिनेरियो भी अगर आप साइड पे रखें ना, तो यहाँ पर आ रहा है कंटिन्यूस मरमर एट लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, तो आपका डायग्नोसिस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ही होना चाहिए। कंटिन्यूस मशीनरी मरमर और किसी भी डिजीज़ में नहीं होता। ठीक है, स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इन्वेस्टिगेशन, आप चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, एको, वही जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही इन्वेस्टिगेशन होगी। आईवी इंडोमेथासिन फॉर क्लोयर इन प्री टर्म बेबी, हम लोग एनसेड्स का यूज़ करते हैं फॉर क्लोयर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अगर प्री टर्म बेबी है तो आपने आईवी एंडोमेथासिन दे देनी है, आइबुप्रोफेन, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी है, लाइगेशन एंड डिवीजन ऑफ डक्टस बिफोर 1 ईयर एज। अगर वो बर्थ हो गई है और वो नहीं उसका बंद हो रहा, फिर आपको लाइगेशन भी करनी पड़ सकती है और ख़ुद से डिवीजन करनी पड़ेगी, बट बिफोर 1 ईयर ऑफ एज। उसके बाद जी नेक्स्ट सिनेरियो है, इसके अंदर भी अगर आप बिल्कुल देखें तो कंटिन्यूस मरमर लिखा हुआ है, तो अगेन आपका वही डायग्नोसिस होगा, बट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। 6 मंथ ओल्ड बेबी, 4.5 kg उसका वेट है, वो इमरजेंसी में आया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और रिलक्टेंसी टू फीड फॉर लास्ट 1 डे। इंक्वायरी पे पता चला शी वॉज बॉर्न प्री टर्म, रिमेन्ड वेल एक्सेप्ट दैट मदर गिविंग हिस्ट्री ऑफ इंटरप्टेड फीडिंग, टिकिपनिया एंड एक्सेसिव स्वेटिंग आफ्टर टेकिंग फूड एंड नॉट गेनिंग वेट। ठीक है, मैं आपको कुछ अभी ये वाले हम कर लें, उसके बाद मैं आपको कुछ टिपिकल साइनोटिक और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से, वो भी बताती हूँ। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होगा, अगेन मरमर आपको बता दिया है तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ही है। ठीक है, उसके बाद है जी हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, अगेन वही सारा कुछ। नेक्स्ट सिनेरियो में भी सेम चीज़ें हैं और इसके अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है जी कंटिन्यूस मरमर है, हार्ट साइज बढ़ा हुआ है, इंट्रा पल्मोनरी मार्किंग्स बढ़ी हुई हैं, तो ये भी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। ठीक है, और जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि मशीनरी मरमर है और पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग्स बढ़ी हुई है। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट टू कंफर्म योर डायग्नोसिस मैनेजमेंट प्लान, वी हैव डन विद दैट। इसमें भी कंटिन्यूस बताया हुआ है, अगेन वही सारा कुछ है। सो ये आपका था जी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, तो अब मैं आपको वो सिम्टम्स बता देती हूँ, वो बुक में लिखे हुए यहाँ नहीं लिखे हुए, इसलिए मैं एडिशनली बता रही हूँ, ज़रूरी है। ठीक है जी, तो क्लासिफिकेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपके पास जो भी हार्ट डिजीज़ का पेशेंट होगा ना, उसकी प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो साइनोसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो मैंने बता दिया। उसके अलावा हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं, फीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है, मरमर्स मिलेंगे आपको, चेस्ट इन्फेक्शंस मिल सकते हैं और चेस्ट पेन मिल सकती है इन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़। अब इन प्रेजेंटेशन की क्या बेसिस है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ की अगर हम पहले बात करें, क्योंकि अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ में हमने बताया था वीएसटीज, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस आता है। ठीक है, अब इसमें से जो अब इधर आगे वीएसटीज और एएसटीज को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, बट मैं आपको अभी यहाँ पर बता देती हूँ। जो वीएसटीज और एएसटीज होती हैं, बेसिकली वीएसटी के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रॉब्लम होती है। अब उस सेप्टम की वजह से वहाँ पर कहीं ना कहीं सुराख रह जाता है, ओपनिंग रह जाती है। अब उस ओपनिंग की वजह से जो ब्लड है वो आपका एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में जा सकता है ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर बनता है लेफ्ट टू राइट शंट, यानी लेफ्ट से राइट में ब्लड जाता होता है। ठीक है, अगर बहुत छोटा सा है वीएसटी तो वो खुद ही ठीक हो जाता है, और बड़ा है तो फिर उसको हमें सर्जिकली करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि शुरू में इसके कोई सिम्टम नहीं आते, क्योंकि आपको पता है शुरू में बर्थ जब होती है तो प्रेशर्स बहुत वेरिएबल होते हैं। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर भी तब बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू लंग इंक्रीज प्रेशर, बट आहिस्ता आहिस्ता जब वो कम होता जाता है, लेफ्ट का बढ़ता जाता है, तो फिर ये शंट डेवलप होता है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि आपका ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, बट जब इसमें शंट बन जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड हो गया, मोर देन नॉर्मल हो गया, क्योंकि उसमें अब लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड भी आ रहा है, तो वो ज़्यादा ब्लड जाएगा ज़्यादा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और ज़्यादा ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर। लंग्स रिसीव वेरी मच अमाउंट ऑफ ब्लड विच कॉज द लंग्स टू बिकम वेट। वेट लंग्स causes increased blood leakage out of capillaries, जिसकी वजह से it becomes a favorable environment for pathogens to grow. That's why we saw increased chest infections in those patients having acyanotic heart diseases, यानी VSDs के particularly, जिनमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि जब कंटिन्यूसली पल्मोनरी प्रेशर्स बढ़ते रहेंगे, लंग को ज़्यादा ब्लड मिलता रहेगा, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको हार्ट साउंड्स के ऊपर सेकंड हार्ट साउंड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एयोटिक कंपोनेंट एंड पल्मोनरी कंपोनेंट। ठीक है, सो उसकी फॉर्म में आपको वो नज़र आती है। मरमर इसके अंदर होता है पैनसिस्टोलिक मरमर, वीएसटी के अंदर, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, यहाँ लिखा हुआ है पैनसिस्टोलिक मरमर है। लाउड P2 होती है ड्यू टू लेफ्ट टू राइट शंट, और हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं, वो मैंने स्टार्ट में बता दिया। ठीक है, लाउड P2 क्यों होती है? P2 इज द पार्ट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड पल्मोनरी कंपोनेंट, और वो P2 क्यों ज़्यादा होगी? बिकॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, अच्छा, ये तो थी आपकी वीएसटी की पूरी
पैथोफिजियोलॉजी। अब एक और सिंड्रोम आता है इसके अंदर, आइजनमेंगर सिंड्रोम। अब जब क्या होता है कि जब ये लेफ़्ट टू राइट शंट लंबे अरसे तक चलता रहता है, जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया, पल्मोनरी ब्लड फ्लो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जब लंग्स में ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ब्लड निकलना भी तो है लंग से, तो पल्मोनरी वेन्स का प्रेशर भी बढ़ जाता है, और पल्मोनरी वेन्स से ब्लड कहाँ आ रहा है, आपके राइट हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, वो जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ये लेफ़्ट टू राइट शंट चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स राइट टू लेफ्ट शंट, और इसको हम कहते हैं आइजनमेंगर सिंड्रोम। ये पेपर में पूछा जा सकता है, दैट्स वाई मैंने बता दिया। इसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, एरिथ्रोसाइटोसिस होगी कंपनसेशन में, ठीक है। सो ये आइजनमेंगर सिंड्रोम था। उसके बाद ये आ जाते हैं आपके पीडीए का सारा कुछ मैंने बता दिया है, पीडीए में और कुछ भी नहीं है, वो सारा कुछ वही है। बाकी पल्मोनरी, इसमें भी पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ सकता है, इसमें भी राइट टू लेफ्ट शंट हो सकता है, सॉरी लेफ्ट टू राइट शंट होता है, बिकॉज लेफ्ट साइड पल्मोनरी आर्टरी इज अ पार्ट ऑफ लेफ्ट हार्ट, तो वहाँ से ब्लड आपका जा रहा होता है एओर्टा के अंदर, ठीक है। सो इसमें वो आपका लेफ्ट टू राइट शंट, उसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की इसमें भी सिम्टम्स मिल सकते हैं, फीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, और वो सारा कुछ, ठीक है। और कंटिन्यूस मशीनरी मरमर इसमें याद रखना है। उसके बाद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स में आपने याद रखना है, एक तो मैंने आपको बताया ना, एओर्टा के अंदर एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स के अंदर भी याद रखना है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट है, इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इन एएसडी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपका एट्रिया का ब्लड मिक्स करता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि एट्रियल सेप्टम जो है उसमें ऑस्टियम सेकंडम, ऑस्टियम प्राइमम, साइनस वेनोसिस होता है, तो इन तीनों के लेवल्स पर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी जो है वो टाइप्स बनाई हुई है। अभी मैं सिनेरियो जिसका पढ़ती हूँ, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं जी सिनेरियो के ऊपर। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के फीचर्स हमने पढ़ लिए, इसका सिनेरियो पढ़ लेते हैं। A 2-year-old boy, fever, cough for the last 3 years. He has repeated episodes of respiratory infections for last 1 year. There is history of easy fatigability, sweating during feeding. He is pink in hair. His weight is 8 kg, और उसको पिंक है मतलब उसको साइनोसिस नहीं है। हेड सर्कमफेरेंस बताया हुआ है उसको, हाइपरडायनामिक प्रीकॉर्डियम है विद नॉर्मल हार्ट साउंड्स एंड पैन सिस्टोलिक मर्मर एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल एरिया। बेसिकली दिस इज इंडिकेटिंग योर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एक तो इसमें ये जो फैटिगेबिलिटी है, स्वेटिंग ड्यूरिंग फीडिंग है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की जो हिस्ट्री है ना, दैट इज बेसिकली गिविंग यू द पॉइंट टूवर्ड्स योर डायग्नोसिस, ठीक है। और इसमें पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है, जिस तरह एएसटी में इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है ना, इसमें पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है। होते दोनों सिस्टोलिक हैं बट फ़र्क है, ठीक है। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट, वो वही है। कॉम्प्लिकेशंस बतानी है तो एरिथमियाज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ग्रोथ फेलियर, एंडोकार्डाइटिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड आइजनमेंगर सिंड्रोम, ये भी मैंने बता दिया आपको क्या होता है। फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसको रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन है, फेलियर टू थ्राइव है, फिब्राइल पैन सिस्टोलिक मर्मर है, सेम क्वेश्चन आर रिपीटेड। इसके अंदर भी रिकरेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, स्वेटिंग है, ही हैड सिमिलर इलनेस एट 4 and 8 months ऑफ एज, फिब्राइल है, इरिटेबल है। फिब्राइल ये चीज़ बता रही है कि उसको कोई इन्फेक्शन भी है साथ, ठीक है। और इसको जो है उन्होंने बता दिया, और साथ में जो इन्फेक्शन वाली चीज़ है ना, दैट इज़ बेसिकली गिविंग यू वीएसडी, ठीक है। और बाकी इसकी मैनेजमेंट देख लें। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं बाय दीज ड्रग्स, डाइजॉक्सिन, डायूरेटिक्स, और हार्ट फेलियर को हम ट्रीट करते हैं हार्ट फेलियर वाली ड्रग से, जिसमें आती हैं बेसिकली डाइजॉक्सिन, डायूरेटिक्स। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में पल्मोनरी एडीमा हो जाए उसके लिए फिर हम डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। रीयर एश्योरेंस, स्मॉल डिफेक्ट्स। सर्जिकल मैनेजमेंट में इंट्रैक्टेबल हार्ट फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अगर ये चीज़ें डेवलप हो जाए फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं, अदरवाइज हम लोग मेडिकली ही इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। ये भी अगेन वही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे हैं, बाकी सारा कुछ सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो में स्किप करी हूँ, सब कुछ सेम है। उसके बाद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इसमें सेकंड हार्ट साउंड आपको बहुत स्प्लिट मिलेगी और इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होगा, ठीक है। तो दिस इज एएसटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपने जो है वो देख लेना है। उन्होंने अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बताई हुई हैं, इजी फैटिगेबिलिटी, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, और ये। और आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, आप प्रोफिलैक्सिस देंगे, सर्जरी करेंगे अगर बहुत सवियर है तो, ठीक है। उसके बाद जी इसकी टाइप्स क्या होती हैं ये मैंने बता दिया, ऑस्टियम स्कंडम, प्राइमम और साइनस वेनोसिस डिफेक्ट। बट जनरल मायर्स यू विल एडवाइस टू पेशेंट्स हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, मेडिकल चेकअप्स कराना है, और एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलैक्सिस, क्योंकि अगर वॉल्स पहले ही खराब होना तो एंडोकार्डाइटिस बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए हम इन पेशेंट्स के अंदर प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स दे देते हैं ताकि इनको एंडोकार्डाइटिस ना हो, ठीक है। सो ये जी हमारे सारे पीरियड्स के टॉपिक थे। जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई थी, वो सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, टॉफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर बेसिकली राइट टू लेफ्ट शंट बनता है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट शंट होता है जिसकी वजह से लंग्स रिसीव लेस ब्लड, ये फ़र्क होता है इन दोनों के अंदर।
और उसके अंदर क्योंकि मिक्सिंग हो रही होती है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और इस वजह से साइनोसिस डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर कार्डियोलॉजी टॉपिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स है ना वो वाले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।